हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बिहाइव का चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सो वी स्टार्ट दिस चैप्टर। सो बिफोर यू रीड देयर आर सम थिंग्स यू आर सपोज टू नो। द फर्स्ट थिंग इज व्हाई डू यू हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? So this is a very simple question. You should know. So what is genius? What is genius? आपने यदि ये वर्ड कहीं सुना है तो उसका क्या मीनिंग होता है, और यदि आपने सुना है तो उस जीनियस की क्या क्वालिटीज़ होती हैं. Hope you know or don't know, but I would like to say that in this chapter you are going to know the qualities of the genius. Okay, so the next point is we shall now read about a young German civil servant who took the world by storm. मतलब जो क्या करता है, एक में इस चैप्टर में वी शिल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट. हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में? वी शिल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट. एक सिविल सर्वेंट्स के बारे में, यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. हु टुक द वर्ल्ड, जिसने क्या किया, वर्ल्ड को ले गया. कहाँ ले गया? बाय स्ट्रोम अबाउट 100 years अगो. एक आंधी की तरफ ले गया. वो कौन सी आंधी थी ये हम पढ़ेंगे, ठीक है. In the summer of 1905, the 26-year-old published in a quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of rare particles, the electrodynamic of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym of a genius. तो यहाँ पे बताया गया है एक 1905 में 26 ईयर ओल्ड पब्लिश, मतलब एक यहाँ क्या हुआ, 26 year old published in a new succession of 4 ground breaking papers. मतलब एक 26 year old व्यक्ति का क्या हुआ, एक यहाँ पे न्यूज़ छपी, ठीक है. उस पर क्या हुआ, अबाउट लाइट, उस पर लाइट के बारे में बताया गया, पार्टिकल्स के बारे में बताया गया, द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज़ के बारे में बताया गया, एंड एनर्जी के बारे पे इस पर एक्सप्लेन किया गया. हिज वर्क टुक, मतलब जिसके बारे, जिनकी स्टडी के बारे में उस पर पेपर पे लिखा था. हिज वर्क took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos. जिसने क्या किया, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है किसके लिए, स्पेस के लिए, टाइम के लिए और एंटायर कॉस्मोस के लिए, पूरे ब्रह्मांड के बारे में क्या किया, हमारी जो थिंकिंग है उसको चेंज कर दिया, ठीक है. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम ऑफ अ जीनियस. और उसके बाद से जो उनका नाम था आइंस्टाइन, वो एक जीनियस का सिनोनिम सा बन गया. तो चलिए अब हम देखते हैं, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. और लास्ट पॉइंट यहाँ बताया गया है 50 years आफ्टर हिज डेथ एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रिजाइंस. ओके, वो आज भी जीनियस के रूप में उसे जाना जाता है. समझ में आई बात? अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को रीड करना. हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. It means he was born on 14 March 1879 in German city of Ulm. Ulm की जर्मन सिटी में उनका जन्म हुआ था. Without any indication that he was destined for great destined for greatness. On the contrary, his mother thought Elvas was a freak. To her head seemed much too large. freak का मीन यहाँ पे दिया गया है जो क्या हो, unusual, look or think like others, who is unusual and doesn't behave. Okay,
At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. जब 2.5 साल की एज पे क्या हुआ, आइंस्टाइन isn't wasn't talking. 2.5 साल की एज में भी आइंस्टाइन ज़्यादा बात नहीं किया करते थे. When he finally did learn to speak, और जब वो फाइनली बोलना सीख गए, he uttered everything twice. वो हर चीज़ को 2 बार बोला करते थे. Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. आइंस्टाइन को नहीं पता था, जैसा आप लोगों को पता है कि यदि आपके कोई बेबी है आपके घर पे और उसके साथ सेम बेबी आ जाए तो ही विल प्ले विद देम. ओके, उनके साथ वो प्ले करेगा. लेकिन आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. आइंस्टाइन को ये नहीं पता था कि अदर चिल्ड्रन के साथ क्या करना है. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. जब वो ऐसा करते थे उनके प्लेमेट्स उन्हें ब्रदर बोरिंग बोला करते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. तो जब वो बड़े हो गए, जब वो उनकी एज और बढ़ी, तो फिर क्या हुए, उन्हें स्पेशली क्या खेलना पसंद था. ही स्पेशली, ये क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. उन्हें मैकेनिकल टॉयज खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" While Master once told his father that Einstein choose a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. उनके हेडमास्टर उन्होंने एक बार ऐसा कहा था कि आइंस्टाइन कौन सा प्रोफेशन चूज करते हैं ये कोई मैटर नहीं करता. क्योंकि बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. उनके हेडमास्टर का कहना था कि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. वो किसी भी चीज़ में सक्सेस प्राप्त ना ही करेंगे. बट ये तो उनके हेडमास्टर का कहना था. बट हु नोज द फ्यूचर. एज आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist. Amateur means who is not doing something for a personal enjoyment rather than a profession. Amateur, that is called. Okay, so we continue the chapter. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. But Albert Einstein was not a bad pupil, He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regiment and often clashed with his teachers. Einstein को क्या था, स्कूल का जो रेजिमेंटेशन सिस्टम था उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. तो उन्होंने क्या किया, तो जब उनको पसंद नहीं था तो उनका बहुत बार ऑफ्टन मतलब अधिकतर उनका क्या हुआ करता था, क्लैश मतलब बहस हो जाया करती थी विद हिज टीचर्स. उसके टीचर्स के साथ उनकी बहस हो जाया करती थी. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो सेटिस्फाइड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. और जब उनको वहाँ पे मिनट्स पे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सारे सब्जेक्ट पे गुड मार्क्स हासिल किए, तो उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और अपने डिसीजन पे खुशी हुई कि मैंने बहुत अच्छा किया कि अपना स्कूल वहाँ से छोड़ के मिनट्स में अपना स्कूल मैंने ज्वाइन कर लिया. The previous year, Albert's parents had moved to Malin. Okay, they left their son with relatives after prolonged discussion. Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. तो भैया आगे चल के ये होता है कि वो अपना आगे की पढ़ाई कहाँ करना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड में करना चाहते हैं. ओके, क्योंकि वो मच लिबरल था मुनिच की तरह, मुनिच की अपेक्षा. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. And after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. अब ये Munich और Zurich is same. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. Okay, तो यहाँ बोला गया है
आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, मतलब आइंस्टाइन को मैथमेटिक्स में एक वरदान सा मिला हुआ था। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और उसको इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा फिजिक्स में। एंड आफ्टर फिनिशिंग इन स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, और अपना स्कूल की पढ़ाई हो जाने के बाद भैया उन्होंने फाइनल किया कि मैं कहाँ पे पढ़ाई करूँगा, अपनी ज्यूरिख में करूँगा। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग, लेकिन साइंस ही वो एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो उस डैशिंग मैन को अपील करती थी पढ़ाई करने के लिए। और भी यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी बात थी, तो वो क्या थी हमें आगे जाके पता चलेगा। He also felt a special interest with a fellow student Milivia Maris। ठीक है, जब वो वहाँ पे भाई जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, ठीक है, कहाँ पे ज्यूरिच पे, तो वहाँ पे क्या होता है, उनको अपनी एक क्या मिली, बहुत अच्छी सी फेलो स्टूडेंट मिली भाई। ठीक है, जो उनके साथ में पढ़ा करती थी, तो उनको उनके साथ जो उनका इंटरेस्ट था वो मैच हो रहा था। मतलब किस तरीके से मैच हो रहा था भाई, कि वो भी फिजिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले, वो भी पढ़ाई करने वाले, और वो मिलीविया मिली थी उनको, वो भी बहुत सही थी, बिल्कुल एकदम उनका इंटरेस्ट मैच कर रहा था। तो यहाँ पे उनके बीच की केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी बनती जा रही थी भाई लोग। तो वो होता क्या है, हुम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर, जिस तो मिलीविया से मिलकर ऐसा लगा उनको कि भाई ये एक बहुत ही क्लेवर चतुर टाइप की क्या है, ये क्रिएचर है। तो दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। और ऐसा इसलिए हो पाया भैया काहे कि जो यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिच की, वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे वुमेन भी क्या कर सकती थी, अपनी डिग्री ले सकती थी। ऐसा हो पाने के कारण उनको मिलीविया जैसी एक क्या फेलो स्टूडेंट मिल पाई, जो कि क्या थी, क्लेवर क्रिएचर थी। ये बात याद रखिएगा आप लोग। आइंस्टाइन साहर इन एली अगेंस्ट द फिली फिलिस्टीन्स। ओके, तो इसका मतलब बताया है आइंस्टाइन साहर एन एली। तो आइंस्टाइन को वो कैसी लगी, एक फ्रेंड की तरह लगी, अगेंस्ट द किसकी अपेक्षा, फिलिस्टीन्स की अपेक्षा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब देखो वहाँ पे ज्यूरिच में गए भाई, तो वहाँ पे सब अलग अलग लोग रहते थे। तो जब एली उनको मिली तो एक बढ़िया सा फ्रेंड टाइप लगेगी भैया, चलो ये अनजान के बीच में मेरे को एक फ्रेंड सी मिल गई है, जिसके साथ मैं अपने स्टडी कर सकता हूँ, रिसर्च कर सकता हूँ। ओके, तो देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस, those people in his family at the university with whom he was constantly at odds। okay, the couple fall in love। so मिलीविया जो उनकी फेलो स्टूडेंट थी, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्लेवर क्रिएचर सी लग रही थी, तो उनको वो एली जैसी लगी। एली जैसी मतलब एक फ्रेंड सी लगी, किनके बीच, फिलीपींस के बीच। ओके, सो तो फिर बताया गया है द कपल फेल इन लव, तो फिर उनके बीच क्या हो गया, वो दोनों के बीच प्यार हो गया। दे फेल इन लव, लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। लेटर उनके बीच मतलब बातें शेयर हुई, लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू विच, जिसमें क्या किया उन्होंने अपने अफेक्शन मीन्स लव को क्या किया, वर्ड्स में कन्वर्ट किया, वर्ड्स में बयां किया, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। ओके, साइंस के साथ उन्होंने अपने प्यार को बयां किया शब्दों में। रॉट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव बॉट आवर war on relativity to a victorious conclusion। ओके, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने रिलेटिविटी पे जो स्टडी की थी, साथ में की थी, उन्होंने कितना बढ़िया लगा था किन्हें, अल्बर्ट आइंस्टाइन को, जो उन्होंने लिखा था। अब आगे जाके होता क्या है, इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret.
इसका मीनिंग हम आपको समझाते हैं। 1900 में क्या हुआ, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज 21 की एज में एल्बर्ट आइंस्टाइन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बन चुके थे, लेकिन क्या थे वो भी बहुत से लोगों की तरह जैसे आज के लोग होते हैं पढ़ाई के बाद, वो भी क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि भाई साहब हमने पढ़ा है तो कुछ करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। तो जब उन्होंने ऐसा सोचा तो ही वर्कड, कहाँ पे वर्क किया उन्होंने, ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट। उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट की तरह वर्क किया और फिर क्या किया, क्या दिया, गेव मतलब दिया, प्राइवेट लेसन्स दिए एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। और फिर ऐसा करते करते उन्होंने 1902 में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट एक पेटेंट ऑफिस में, कहाँ के, वर्ण के पेटेंट ऑफिस में अपनी टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब फाइनल कर ली। While he was supposed to be accessing other people's invention, मतलब जब वो अदर पीपल के इन्वेंशंस पे क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। इट मीन्स वो अदर चीज़ों में इन्वॉल्व तो थे, अदर्स के काम कर तो रहे थे, लेकिन क्या था, आइंस्टाइन जो थे उनका एम डिसाइडेड था माय फ्रेंड्स, उनका एम डिसाइडेड था डियर स्टूडेंट्स। सो आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। आइंस्टाइन वाज डेवलपिंग अपने आइडियाज़ को सीक्रेट में डेवलप कर रहे थे। He is said to have jokingly called his text or at work at the brute theoretical physics of, जब वहाँ पे वो और जहाँ पर वो अपने आइडियाज़ को सीक्रेटली क्या किया करते थे, डेवलप किया करते थे, तो उसको क्या बोला करते थे, वो अपने डेस्क ड्रॉअर को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स बोला करते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स बोला करते थे अपने डेस्क को। अंडरस्टैंड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905। अभी तक तो हमने पढ़ा कि भाई 1902 में उनको जॉब मिल गई और वो दूसरों का काम करने के साथ साथ क्या कर रहे थे भाई साहब, वो दूसरों का काम करने के साथ साथ अपने आइडियाज़ को भी सीक्रेट में स्टडी कर रहे थे, उन पर वर्क कर रहे थे। अपने डेस्क को वो क्या बोला करते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स बोला करते थे। अब हमारा यहाँ पे 9th नंबर का पैराग्राफ देखिए। वन ऑफ फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मतलब 1905 में एक पेपर में भैया कुछ बहुत अच्छा सा थ्योरी छपी, और वो थ्योरी क्या थी, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी थी, किस चीज़ पर, रिलेटिविटी पर। ओके, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, टाइम और डिस्टेंस जो है एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब मेजर इन इट सेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स। मतलब टाइम और डिस्टेंस को मेजर नहीं किया जा सकता। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर a journey, if one of them has been moving a very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass energy। तो यहाँ पे बताया उन्होंने कि किस तरीके से टाइम और डिस्टेंस हैं जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते, और फाइनली जो उनका फॉर्मूला था जिसे आप सभी भी जानते हैं, आपने फिजिक्स में, साइंस में ये बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, E=mc², आपने पढ़ा हुआ है, तो वो उस पेपर में छपा। अब हम देखते हैं 10th नंबर का पैराग्राफ भाई साहब क्या कह रहा है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unrevealing। मतलब उनकी जो भैया, वो देखो, एक तरफ तो वो दुनिया के बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए जा रहे हैं, फिजिक्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, मतलब भाई वो भी तो एक इंसान थे, हैं, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम होना लाजमी सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो वही बात यहाँ पे भी बताई गई है, बहुत ही अच्छे से राइटर ने एक्सप्लेन किया है, उनको डाउन टू अर्थ बताने की कोशिश की है कि जैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं, उस आइंस्टाइन की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी। तो वही बता रहे हैं। वाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, जब आइंस्टाइन फिजिक्स की मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे भाई, तो हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरिवीलिंग।
तो उसकी वहीं पर उनकी प्राइवेट लाइफ क्या थी, फेल होती जा रही थी। अनरिवीलिंग मतलब फेल होती जा रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलीविया राइट। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या चाहते थे, जिस तरीके से आप लोग भी चाहते होंगे, कभी जॉब लगने के बाद आपको सक्सेस प्राप्त हो जाती है तो आप भी चाहते हैं कि आप सेटल हो जाएं लाइफ में। इसी तरीके से अल्बर्ट आइंस्टाइन भी चाह रहे थे कि उनकी क्या हो, उनकी जो क्या थी, आपने यहाँ पे पढ़ा था, उनकी एक फेलो स्टूडेंट जो थी, जैसे जैसे क्लेवर क्रिएचर वो बोला करते थे, वो चाहते थे कि उनके साथ उनकी क्या हो जाए, मैरिज हो जाए। ठीक है, ये कौन चाह रहा था, ये चाह रहे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। सो एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलीविया राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। अपनी स्टडी को फिनिश करने के बाद वो चाहती थी कि भाई मिलीविया राइट के साथ मेरी स्टडी हो जाए। लेकिन होता क्या है, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। जिस तरीके से आप लोगों की पेरेंट्स भी अगेंस्ट में हो जाते हैं आपकी इस प्रकार की विशेष सुनकर, उसी प्रकार एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर भी क्या थी, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, इसकी अगेंस्ट में थी। सी थॉट मिलीविया वाज 3 years ओल्डर देन हिज सन। मतलब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनसे 3 साल बड़ी थी। कौन बड़ी थी भाई, मिलीविया राइट। मिलीविया जिनसे के साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन लव में फेल कर गए थे, लव हो गया था जिन्हें। ठीक है, तो सी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलीवियास इंटेलिजेंस। अब भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि मिलीविया उन्हीं की तरह थी, उनका इंटरेस्ट मैच कर रहा था, वो भी फिजिक्स के फील्ड से थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी, ये तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन क्या प्रॉब्लम थी, उनकी मदर को ये प्रॉब्लम थी कि उनकी इंटेलिजेंस से, मिलीविया के इंटेलिजेंस से उसकी मदर को, एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर को प्रॉब्लम थी। सी इज़ अ बुक लाइक यू। वो कहा करती थी कि वो तो तुम्हारी तरह बुक है। हिज मदर सेज आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। ओके, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। लेकिन ये सब तो कहने की बातें होती हैं, पेरेंट का मना करना, नाराज होना, बट दिल जो चाहता है वही होता है दोस्तों, और वही हुआ। और द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। 1902 में उनको जॉब मिली, और जॉब ही मिलते भाई साहब ने क्या किया, देखो 1903 में भाई साहब ने शादी कर ली है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे बताया है, ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गे प्राइवेट लेसन, फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। और 1902 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या मिल गई है, जॉब मिल गई। और जॉब मिलते ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, 1903 में कर ली है शादी भाई साहब, देख सकते हैं आप। एंड हैड 2 sons, और उसके बाद बहुत ही जल्दी उन्हें 2 sons भी हो गए, मतलब 2 बेटे हुए उन्हें। आप बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों बाद हुआ क्या, तो जो द मैरिज थी भाई वो थोड़ा कमज़ोर पड़ती गई, द वीक हो गई, फेल्टर्ड हो गई। तो क्या कर सकते हैं, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, कोई प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ हो, लेकिन बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्टर्ड। जो उनकी मैरिज थी वो थोड़ी वीक हो गई। मिलीविया मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। अब हुआ क्या भाई, होता है हर इंसान का एक पर्सनल एम्बिशन होता है, वो कुछ बनना चाहते हैं, उनका कुछ अपना इंटेलेक्चुअल होता है। लेकिन जब हुआ क्या, मिलीविया राइट की एल्बर्ट आइंस्टाइन से विवाह हो गया, शादी हो गई, मैरिज हो गई, तो फिर उन्होंने ऐसा पाया, मिलीविया मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। मिलीविया भी, आप सभी भी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं तभी से कि जो मिलीविया थी बहुत ही इंटेलिजेंट थी वो, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल उनका बहुत हाई था। तो उन्होंने पाया ऐसे कि मेरा जो एम्बिशन है मैं उसको लूज़ कर रही हूँ, मैं उसे खोती जा रही हूँ। तो इस कारण से उन्हें बुरा लग रहा था, और क्या हुआ फिर इसी प्रॉब्लम के चलते, आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919। क्या हुआ, और 1919 में डाइवोर्स हो गया। ये हमारे इंडिया में हुआ होता तो हमारे इंडिया में कभी डाइवोर्स नहीं होता, क्योंकि हिंदी में सिर्फ विवाह होते हैं, विवाह का विपरीत अर्थ कुछ होता ही नहीं है। डाइवोर्स सिर्फ मैरिज का अपोजिट है, जो कि इंग्लिश में होता है मित्रों। और तलाक भी एक उर्दू शब्द है, हिंदी में विवाह का विपरीत अर्थ कुछ होता नहीं है मित्रों। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदू रीति रिवाज ये
अनुकूल, यहाँ पे तलाक नामक चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। 1902 में भाई साहब की जॉब लगी। 1903 में अल्बर्ट भाई साहब ने क्या किया है, मैरिज कर ली मिनीबिया राइट से, और बहुत ही जल्द इनको 2 सन भी हो गए, 2 बच्चे हो गए, 2 लड़के हुए। बहुत ही हैंडसम से रहे होंगे वो भी, लेकिन बट फ्यू ईयर्स लेटर उनकी जो मैरिज थी भाई वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गई। मिलीबिया को लगा कि मैं अपना एम्बिशन खोती जा रही हूँ, और फाइनली 1919 में ये हुआ कि भैया उनके बीच जो लड़ाई थी वो डाइवोर्स तक पहुँच गई, और उनके बीच डाइवोर्स हो गया। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन तो भाई नेक्स्ट लेवल के पर्सन थे, और जैसे ही डाइवोर्स हुआ है, आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, ही वाज अ नेक्स्ट लेवल पर्सन। तो जैसे ही उनका डाइवोर्स हुआ उन्होंने किसी और से विवाह कर लिया। अब आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। अब देखिए यहाँ तक तो उनका पर्सनल सब चल रहा था, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वर्ल्ड फेम में किस तरीके से वो आते हैं ये पता चलेगा हमें। तो देखिए क्या होता है। 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ये 1915 में उन्होंने पब्लिश किया अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें क्या हुआ, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें ग्रेविटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया। ठीक है। An ellipse of the sun is 1919 what proof that it was accurate। ओके ठीक है। अब यहाँ पे इलिप्स के बारे में बताया गया, सन के जो बाद में पता चला कि बिल्कुल एक्यूरेट था। ठीक है। आइंस्टाइन had correctly calculated in advance the extent to which light from the fixed stars would be deflected throughout the sun's gravitational field। The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution। तो जो उन्होंने थ्योरी पब्लिश की थी, न्यूज़पेपर ने उनसे क्या किया, न्यूज़पेपर ने उन्हें रिवॉल्यूशन के रूप में बताया। क्या बताया रिवॉल्यूशन के रूप में? रिवॉल्यूशन के रूप में बताया कि उनकी जो थ्योरी पब्लिश हुई थी उसे बता दिया, अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बताया भाई साहब। अब देखते हैं हम आगे। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921। ओके, तो 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या मिल गया भाई साहब? नोबेल प्राइज मिला है। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि नोबेल प्राइज़ क्या होता है, तो जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में मिलता है, किस लिए मिलता है? ओके, he was awarded with honors and inventions from all over the world and lauded by the press. When the Nazis came to power in Germany in 1933, when the Nazis came to power in Germany in 19, Einstein immigrated to United States। तो आइंस्टाइन कहाँ चले गया भैया? यूनाइटेड स्टेट चला गया। 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicians in an uproar, very upset। तो भैया हुआ क्या? 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन आई। ठीक है, एक डिस्कवरी आई न्यूक्लियर फिजन की, जिससे क्या हुआ, बर्लिन के बहुत सारे और अमेरिकन फिजिक्स जो अमेरिकन के भौतिक शास्त्री थे वो बहुत अपसेट हुए। भाई होंगे तो भैया, अब तुम जर्मनी के रहने वाले हमारे यूनाइटेड स्टेट में आके डिस्कवरी कर रहे हो और हमारा नाम नहीं हो रहा, तुम्हारा नाम हो रहा, तो अपसेट तो होंगे हम। तो यही दिक्कत तो हुई थी भैया वहाँ पे। अब आगे देखते हैं। मैनी ऑफ देम हैड फेड फ्रॉम, ये फैक्सिज्म क्या है भाई साहब? हाँ, मैनी ऑफ देम हैड फेड फ्रॉम फैक्सिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। तो उनको लग रहा था कि भैया अब नाजी क्या कर सकते हैं, एटॉमिक बॉम्ब का यूज कर सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ कलीग्स, मतलब कलीग्स उनको बार बार कहा कर रहे थे। एट द अर्जिंग ऑफ कलीग्स आइंस्टाइन रॉट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा, जो कि कौन थे उस टाइम पे? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे। ऑन 2 अगस्त 1939 को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा जिसमें कहा गया, इन विच ही वार्नड अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। ठीक है, जिसमें बताया उन्होंने कि किस तरीके से यदि एक बॉम्ब भी यदि
एक्सप्लोड होता है तो वो किस तरीके से अपने पूरे पोर्ट के साथ साथ आसपास के एरिया को, टेरिटरी को भी क्या कर सकता है, इफेक्ट डिस्ट्रॉय कर सकता है। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, बट उन्होंने जो लेटर लिखा था वो किसी काम नहीं आए। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट, अमेरिकन ने क्या किया, एक एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेट में रख लिया, बना सीक्रेट प्रोजेक्ट बना कर रख लिया, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया भाई साहब, जिसके बाद से वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गई। फिर होता क्या है देखो, आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जिससे इसके डिस्ट्रक्शन से आइंस्टाइन बहुत बुरी तरह से हिल गए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन, उन्होंने फिर यूनाइटेड नेशन को एक फिर से मैसेज लिखा, इन इट ही प्रोपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने लिखा कि अब एक वर्ल्ड गवर्नमेंट तैयार की जानी चाहिए भाई, जिसमें क्या हो, अनलाइक द लेटर टू द रूजवेल्ट, जिसकी तरह लिस्ट लिखा, अनलाइक द लेटर टू द रूजवेल्ट, जिस तरीके से उन्होंने रूजवेल्ट का लेटर लिखा था और वो कोई काम नहीं किया था, तो इस बार भी उन्होंने जो लेटर लिखा उसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। लेकिन क्या होता है, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स आइंस्टाइन गट ओवर मोर इन्वॉल्वमेंट इन द पॉलिटिक्स, लेकिन बाद आने वाले समय में आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा किस में इन्वॉल्व हो गए भैया, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। देखो आइंस्टाइन भी फिर होता क्या है, देन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 26, ही वाज सेलिब्रेटेड he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius, जिसे किसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में उन्हें याद रखा जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर एंड होता है। अब यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं स्टूडेंट्स से, यहाँ पे टैक्स, थिंकिंग अबाउट द टैक्स, ये आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आइंस्टाइन इक्वेशन यहाँ पूछा गया है कि ये जो किस मिलीवर एंड आइंस्टाइन मदर, मिलीवर आइंस्टाइन मदर का टॉपिक किस पैराग्राफ में आता है ये बताना है। मतलब यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। डेक्स ड्रॉअर वाला टॉपिक किस तरीके से आता है, मैरिज और डाइवोर्स कहाँ पे हो रहा है, इस पैराग्राफ के नंबर यहाँ पे लिखना है, तो वो आप कर लीजिएगा बुक में से देख के। अब हम सेकेंड बताते हैं, हु हैड दोस ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन। तो आपको बहुत अच्छे से पता है भैया कि उसको बोरिंग कौन कहा करता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोरिंग उसके मित्र ही कह सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है ऐसे मित्रों की ही आदत होती है। तो ही वाज बोरिंग, ये किसका ओपिनियन था, हिज फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड चीज़ देखो, उनके हेडमास्टर का कहना था कि भैया ये तो किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं प्राप्त करने वाला, ठीक है, तो ही वाज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, ये किसका ओपिनियन था, तो आप लिख सकते हैं डैश करके हेडमास्टर। ओके, ही वाज फ्रेक, उनकी माँ को लगता था कि भाई ये जो अपना लड़का है यार ये थोड़ा क्या है, फ्रेक है मतलब ये नॉर्मल तो नहीं है, फ्रेक है, अजीब है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग आर, तो इनके क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम इनके क्वेश्चन के आंसर प्रॉपरली आपको नए वीडियो में पोस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।